हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। लास्ट क्लास में हमने संज्ञानवाद कॉग्निटिविज्म डिस्कस किया था। कॉग्निटिविज्म के पहले व्यवहारवाद बिहेवियरिज्म डिस्कस किया था। व्यवहारवाद क्या था? जो भी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होते हैं या फिर ऐसा जो भी व्यवहार है जिसको हम सामने से देख सकते हैं और उस व्यवहार को देखने के बाद जिस हिसाब से चाहें उस हिसाब से उस ऑब्जर्वेबल व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं, यही होता है व्यवहारवाद। कॉग्निटिविज्म में क्या है कि लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि जो कॉग्निटिविज्म होता है उसमें बच्चे क्या करते हैं या जो सीखने का तरीका होता है वो कैसे होता है, खुद से ही जब इन्वायरमेंट की या फिर अपने आसपास की अपने सराउंडिंग की जब खुद से ही समझ बनाई जाती है, खुद से ही अपने हिसाब से उनकी प्रोसेसिंग की जाती है इंफॉर्मेशन वगैरह की, तो वो आता है आपका संज्ञानवाद में। मतलब कि जो इंफॉर्मेशन की जो प्रोसेसिंग करने का तरीका है, जितनी भी चीजें आपकी मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड है, आपकी मानसिक योग्यता से रिलेटेड, मानसिक क्षमता से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी चीजें किसमें आती है? संज्ञानवाद में आती है। अब जो आपका समझना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है या फिर ऐसी कोई भी स्किल है, डिमॉन्स्ट्रेशन है, तो ये सब चीजें किसमें आएंगी? ये सब संज्ञानवाद में आ रही है। क्यों? क्योंकि सब मेंटल एक्टिविटीज हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा जाए या फिर अगर आप किसी समस्या में हैं, तो अगर आप उस समस्या का समाधान निकाल पा रहे हैं तो वो अपनी मेंटल एबिलिटी या फिर मानसिक क्षमता के कारण ही निकाल पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं आपकी? वो आएगी संज्ञानवाद में। संज्ञानवाद की जो शुरुआत है वो सबसे पहले किसने की थी? इनसाइट थ्योरी देकर के कोहलर ने की थी। कोहलर ने कहा था हम व्यवहार देख करके उसमें परिवर्तन जो लाना चाहे वो ला सकते हैं, लेकिन ये कोई एग्जैक्ट तरीका नहीं है चीजों को सीखने का। तो इन्होंने कहा सीखने के लिए सूझ की जरूरत होती है। तो उस आधार पर उन्होंने सूझ का सिद्धांत निकाला था, इनसाइट थ्योरी निकाली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बच्चा कोई भी चीज अगर सीखता है तो सीखने के लिए उसको अपने समझ की जरूरत पड़ती है, अपनी सूझबूझ से ही करके वो किसी भी चीज को सीख सकता है या जान सकता है। और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो चिंपैंजी के ऊपर किया था। ठीक है। अब इनके अलावा अपनी तरफ से बहुत सारे ऐसे कॉग्निटिविस्ट हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो फेमस थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की वो है पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इन्होंने कहा कि जो बच्चा है वो जन्म से ही एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के साथ पैदा होता है, जन्म से ही एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के साथ पैदा होता है। मतलब कि एक संज्ञानात्मक ढांचे के साथ पैदा होता है। अब जन्म के समय जो स्ट्रक्चर है, जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है या फिर संज्ञानात्मक ढांचा है, वो बिल्कुल ही जीरो के बराबर होता है। जीरो के बराबर मतलब ये वो चीज नहीं जो ब्लैंक स्लेट बोली गई है बिहेवियरिज्म में, जो टेबुला रासा बोला गया है कि बच्चा जो है वो बिल्कुल ब्लैंक स्लेट होता है, उसका कुछ भी अपने पास अपना खुद का कोई अनुभव नहीं, कोई नॉलेज नहीं होती, ये सब नहीं। इनका कहने का मतलब है कि जन्म से ही बच्चे का एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर होता है, मतलब सीखने का एक पैटर्न होता है, या फिर कह सकते हैं इंफॉर्मेशंस को, सूचनाओं को एकत्रित करने की, स्टोर करने की और ऑर्गेनाइज करने की। जो भी ये स्ट्रक्चर का मतलब बच्चा जो भी कुछ भी सीखता है वो हर चीज को सीखने का, चाहे अनुभव हो, चाहे इंफॉर्मेशन हो, चाहे नॉलेज हो, हर चीज को सीखने का एक पैटर्न होता है। उस पैटर्न के हिसाब से ही वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और उसी हिसाब से ऑर्गेनाइज करके रखता है कि कब क्या चीज उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको वो कॉन्शियस में रखेगा, क्या चीज उसके लिए नहीं इंपॉर्टेंट है वो उसके अनकॉन्शियस में चली जाती है। तो इस तरीके से एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के साथ बच्चा पैदा होता है। तो हर एक उम्र में जो ये कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है इसका विकास होता जाता है। तो उसी को उन्होंने कहा जब कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में विकास होता है तो उसी को कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा। इन्होंने कहा कि बच्चा जन्म से लेकर के सबसे पहले पैदा हुआ, पैदा होने के बाद इन्फेंसी है, चाइल्डहुड है, बाल्यावस्था, उसके बाद आपका एडल्टहुड है, एडोलेसेंस है, किशोरावस्था। तो ये सारी स्टेजेस से या इन सारे स्टेजेस से होते हुए बच्चा कुछ ना कुछ सीखता हुआ चलता है, इंफॉर्मेशन का कुछ ना कुछ एक ढांचा तैयार करता हुआ चलता है।
उसी को क्या कहते हैं, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कहते हैं। इस स्टेज में मान लो बच्चे ने अपने इंद्रियों के थ्रू काफी सारी चीजें सीख ली। इंद्रियों की मतलब ये कौन सी चीज है, ये चीज कैसी होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरीके से रिएक्ट करने पर मुझे दूध मिलेगा, पानी मिलेगा, इस तरीके से रिएक्ट करने पर मुझे खेलने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें बच्चा इन्फेंसी स्टेज में सीखता है सेंसेस के थ्रू। तो यहाँ पर इसने कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। उसके बाद जब चाइल्डहुड में गया तो वहां पर उसने और थोड़ा बहुत विकास किया। विकास करने के बाद जो इन्फेंसी में सीखा था उसी में एडजस्ट किया, जो चाइल्डहुड में सीखा है उसको। फिर ऐसे ही जैसे जैसे एज उसकी बढ़ती जाती है वैसे वैसे इन सब चीजों का एक स्ट्रक्चर वो अपने माइंड में तैयार करता जाता है। तो जो मेंटल लेवल पर या फिर मानसिक स्तर पर जो नॉलेज का या फिर इंफॉर्मेशन का पूरा पैटर्न ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसी को इन्होंने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहा। और इन्होंने कहा कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, मतलब इन्होंने प्रॉपर स्टेज दी कि ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास है, वो एक खास उम्र पर आकर के रुक जाती है। इन्होंने जो स्टेज थ्योरी दी है उसमें इन्होंने कहा है 15 साल तक या फिर मैक्सिमम 15 से 16 साल तक जो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास है, वो पूरी तरीके से हो जाता है। मतलब कि उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की या फिर किसी भी सिचुएशन में किसी चीज को सॉल्व करने की, मेंटल से रिलेटेड जितनी चीजें होती हैं, मानसिक से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, वो सारी चीजें 15 से 16 उम्र में बच्चा सीख जाता है। तो इन्होंने एक प्रॉपर पैटर्न बना करके दिया है कि किस उम्र में बच्चे का कितना कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास हो जाता है। तो उसी के आधार पर हर एक स्टेज इन्होंने दी है। इसलिए इनकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है उसको स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है। स्टेज थ्योरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका मानना है जो बच्चा सीखता है उसको सीखने का एक व्यवस्थित तरीका होता है, और हम हर एक उम्र में ये अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा इस उम्र तक कितना मानसिक विकास कर लेगा, कहाँ तक की लॉजिकल थिंकिंग है, या फिर कहाँ तक का हाइपोथेटिकल रीजनिंग है, या फिर कहाँ तक की तार्किक क्षमता है। ये सारी चीजें कौन से उम्र में कितना बच्चा अचीव कर सकता है। तो इन्होंने कहा कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी बच्चे हैं या जितने भी लोगों का मानसिक विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो एक ऑर्डर में होता है जिसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इसी वजह से इसको स्टेज थ्योरी कहा गया। नेक्स्ट क्या है, इन्होंने कहा अगर कॉग्निटिव तरीके से, जो कॉग्निटिव अप्रोच से, संज्ञानात्मक अप्रोच से जो बच्चे को पढ़ाया जाता है, उससे बच्चा अगर सीखेगा तो उसमें सीखने का मतलब क्या हुआ, जो उसका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव होना। इनके हिसाब से लर्निंग क्या है, जो जन्म से कॉग्निटिव स्ट्रक्चर मिला हुआ है उस कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में बदलाव होने को ही सीखना कहा जाता है। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि जो ये कॉग्निटिव अप्रोच है, जो ये संज्ञानात्मक विकास है या संज्ञानात्मक तरीके से जो बच्चे को शिक्षा या एजुकेशन दी जाती है, उसमें बच्चे का रोल क्या होता है, बच्चा सक्रिय और गतिशील होकर के सीखता है। इस वजह से जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो कैसी प्रक्रिया है, सक्रिय और गतिशील प्रक्रिया है। जो टीचर को बच्चे को पढ़ाना है तो ये जो कॉग्निटिव अप्रोच है, जो संज्ञानात्मक अप्रोच है, ये टीचर की किस तरीके से हेल्प करेगी। टीचर को पता होगा कि इस एज स्टेज तक या फिर इस इतनी उम्र तक बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब जो मानसिक स्तर है, संज्ञानात्मक स्तर है, वो यहाँ तक है, तो यहीं तक बच्चा सीख सकता है। अब अगर आप 2 साल के या 5 साल के बच्चे को 12 साल के बच्चे वाली चीज या फिर जो 13 से 14 साल के बच्चे की चीज आप कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, तो वो नहीं सीख सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी रीजनिंग की क्वालिटी ही नहीं आई है, अभी उसके अंदर तर्क करने की क्षमता ही नहीं आई है। इन्फेंसी के जो बच्चे, उस शैशवावस्था में जो बच्चा है उसके अंदर तार्किक क्षमता भी डेवलप नहीं हुई है। तो जब हमको पता है कि किस स्तर का बच्चा या फिर किस लेवल का बच्चा है वो कितना सीख सकता है, तो टीचर उसी हिसाब से बच्चे को सिखाएगी। तो टीचर की हेल्प होती है बच्चे के संज्ञानात्मक स्तर को जानने की, जिससे कि वो उसी स्तर पर जाकर के बच्चे को जो सिखाना है वो सिखा सके। ठीक है, ये हो गया आपका कि जो बच्चे हैं वो एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के साथ पैदा होते हैं, और इसके अलावा इस कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के थ्रू ये क्या करते हैं, अपने खुद के बारे में और इन्वायरमेंट के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। मतलब वो खुद को जानते हैं, पर्यावरण को जानते हैं या फिर वातावरण को समझते हैं। तो जब खुद को और इन्वायरमेंट, इन दोनों की समझ खुद से डेवलप की जाती है, खुद एक्टिव होकर के, तब इसी को कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का चेंज या फिर डेवलपमेंट कहा जाता है।
इनके हिसाब से जैसे जैसे बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, जैसे जैसे जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे ये जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है या फिर मेंटल स्ट्रक्चर है वो बढ़ता रहता है। तो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन 1 by 1 मतलब जो आपका है इन्फेंसी स्टेजेस होती हैं, जो जीवन की अवस्थाएं होती हैं, तो उसी हिसाब से तो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, जैविक परिपक्वता आती है। तो इन्होंने कहा कि जैसे 0 से 2 इयर्स तक या फिर जन्म से लेकर 2 साल तक जो बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट है वो यहां तक हो सकता है। जो 2 से 7 वर्ष का बच्चा है उसका मेंटल डेवलपमेंट इतने लेवल तक हो सकता है। 7 से 11 वर्ष का बच्चा है उसका मेंटल डेवलपमेंट इतना हो सकता है। तो इस हिसाब से इन्होंने स्टेजेस डिवाइड की हैं कि किस स्टेज में कितना संज्ञानात्मक विकास बच्चे का हो जाता है। तो उसी हिसाब से इन्होंने कहा जैसे जैसे जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे मेंटल स्ट्रक्चर्स का जो है वो विकास होता जाता है। तो ये था जो इन्होंने बताया पियाजे की थ्योरी में, ये आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए था। बाकी अब देखते हैं कि इनकी थ्योरी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और स्टेजेस में इन्होंने कौन कौन सी स्टेजेस बताई हैं और उसमें कौन सी स्किल है या कौन सा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है जो बच्चे का होता है। सबसे पहले पियाजे के अकॉर्डिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है वो क्या आता है, एडाप्टेशन या फिर अनुकूलन। पियाजे का कहना था कि बच्चा वातावरण के हिसाब से, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना खुद से ही सीख जाता है। बच्चा क्या करता है, वातावरण जैसे वातावरण देखता है उस वातावरण के हिसाब से खुद को ढालना सीख जाता है। तो जब वातावरण के हिसाब से खुद को ढाला जाए तो इसी को अनुकूलन या फिर एडाप्टेशन कहा है पियाजे ने। इनके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका जो एडाप्टेशन, एसिमुलेशन और एकोमोडेशन मतलब ये अनुकूलन, आत्मसातकरण और समायोजन, ये जो टर्म्स हैं ये इन्होंने कॉग्निटिविज्म से ज्यादा इनका मेन जो कहना था वो कंस्ट्रक्टिविज्म की तरफ था। कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब इन्होंने कहा बच्चा जो है वो खुद से ही नॉलेज की रचना करता है, मतलब वो खुद से ही अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है और उसी कंस्ट्रक्शन के हिसाब से उसका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बनता है। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बनता है। पियाजे ने क्या कहा था, सबसे पहले बात करते हैं हम कॉग्निटिविज्म की थ्योरी पढ़ ले, उसमें पियाजे आते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म में भी पियाजे आते हैं। तो कंस्ट्रक्टिविज्म में पियाजे क्यों आते हैं, क्योंकि इन्होंने एडाप्टेशन, एसिमुलेशन, एकोमोडेशन का ये जो सिद्धांत है ये दिया था। इनका कहने का मतलब है कि बच्चा एक एक्टिव लर्नर होता है, सक्रिय अधिगमकर्ता होता है, मतलब वो चीज़ों को खुद से ही सीखता है, उसके वातावरण में जो चीज़ें हो रही होती हैं उनको देखता है और उसी हिसाब से उसको ऑब्जर्व करता है, मेंटल प्रोसेसिंग करता है, सूचनाओं को एकत्रित करता है और उसी हिसाब से उसके नॉलेज की कंस्ट्रक्शन, उसके ज्ञान का निर्माण होता जाता है। तो ये जब ज्ञान के निर्माण की बात आएगी तो वो किसमें आपका आ जाएगा, कंस्ट्रक्टिविज्म में आ जाएगा। तो इसी वजह से ये जो टर्म्स हैं आपके वो कंस्ट्रक्टिविज्म में आएंगे। ऐसे क्वेश्चंस घुमा करके पूछे जा सकते हैं। जब वो स्टेज थ्योरी की बात करेगा मतलब वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहा है। क्यों, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो स्टेज वाइज ही तो होगा। जैसे जैसे बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आएगी वैसे वैसे ही तो बच्चे का विकास, जो मानसिक विकास है तो होगा। तो मतलब जब स्टेज थ्योरी से रिलेटेड कोई टर्म होंगे तो मतलब पियाजे का कॉग्निटिविज्म संज्ञानवाद के सेंस में बात हो रही है, और अगर पियाजे की इन सारे टर्म्स की बात की गई है तो मतलब पियाजे की कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी की बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पियाजे का ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म वाला टॉपिक है उसको समझ लेते हैं। इन्होंने कहा था कि बच्चा वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढालना सीख लेता है, और जब हम वातावरण के हिसाब से खुद को ढालना सीख जाते हैं तो इसी को अनुकूलन या एडॉप्टेशन कहा जाता है। इन्होंने कहा बच्चा जो ज्ञान का निर्माण है वो 2 तरीके से करता है, एक नॉलेज को या फिर इंफॉर्मेशन को एसिमिलेट करके, आत्मसात करके, या फिर इंफॉर्मेशन को एकोमोडेट या फिर समायोजन करके। एसिमिलेशन करने का मतलब क्या है, जब बच्चा प्रीवियस नॉलेज और जो प्रेजेंट नॉलेज है या फिर कह सकते हैं जो नई नॉलेज है, करेंट नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज या करेंट नॉलेज, इन दोनों को एक साथ मैनेज करना या फिर एक साथ रखना सीख जाता है। मतलब कि पूर्व ज्ञान को जब नए ज्ञान के साथ जोड़कर
सीख जाता है, तब उसको कहते हैं एसिमिलेशन। मतलब कि मान लीजिए एक साथ एग्जाम्पल बताती हूँ, अगर करंट नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज से जोड़कर याद करना या फिर लर्निंग करना सीख जाता है तो वो एसिमिलेशन हुआ। और जब प्रीवियस नॉलेज में, पूर्व ज्ञान में किसी तरीके का चेंज ला करके, प्रीवियस नॉलेज में किसी तरीके का चेंज ला करके नई नॉलेज स्टोर की जाती है, तब इसी को इन्होंने क्या कहा कि वो समायोजन या फिर एकोमोडेशन है। जैसे कि मान लीजिए बच्चे ने एक जानवर देखा जिसको उसको पता चला कि ये कैट है, बिल्ली है। अब बिल्ली को उन्होंने, उस बच्चे ने देखा हुआ है, मतलब कि उसने क्या किया, वातावरण के हिसाब से खुद समझ लिया, वातावरण में उसको बताया गया, उसने देखा किसी क्रिएचर को, उसको बताया गया कि वो बिल्ली है। अब वो जब भी गिलहरी को या फिर स्क्वायरल को देखती है, या फिर कोई भी बच्चा है वो गिलहरी या स्क्वायरल को देखता है, तो वो सोचता है इसी टाइप का कलर और इसी टाइप की पूंछ या फिर टेल तो बिल्ली की भी थी, मतलब कि इसके भी उसी कलर, ये भी उसी कलर की है और इसके भी पूंछ है, तो इसका मतलब ये भी कैट होगी। वो ये नहीं समझ पाएगा कि उसकी जो उसका साइज है वो अलग है और जो स्क्वायरल है उसका साइज अलग है। वो सिर्फ इतना डिफ्रेंशिएट कर पाएगा कि उसके भी पूंछ थी, इसके भी पूंछ है, उसका भी कलर ऐसा था, इसका भी कलर ऐसा है, तो वो क्या समझेगा कि ये जो है स्क्वायरल वो भी बिल्ली है। तो ये किस तरीके की नॉलेज हुई, एसिमिलेशन हुई, मतलब प्रीवियस नॉलेज के साथ इसने करंट नॉलेज को जोड़ दिया। लेकिन जब धीरे धीरे उसको पता चल जाएगा कि इसका कैट की, मतलब जो स्क्वायरल है, गिलहरी है, वो पेड़ पर चढ़ना जानती है, लेकिन जो बिल्ली है वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकती है। तो इस तरीके की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद उसने समझ लिया कि जो उसको प्रीवियस नॉलेज थी कि कैट और स्क्वायरल दोनों सेम है, उसमें उसने थोड़ा बहुत चेंज लाया, और चेंज लाने के बाद वो उसने नई नॉलेज कंस्ट्रक्ट की, नए ज्ञान की रचना की कि स्क्वायरल और कैट इन दोनों में डिफरेंस होता है। किसके बेसिस पर, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, उसकी विशेषताएं अलग है और स्क्वायरल की अलग है। तो इस आधार पर इसने प्रीवियस नॉलेज में बदलाव किया और नए नॉलेज का कंस्ट्रक्शन किया कि ये बिल्ली नहीं है, ये कोई और क्रिएचर है। तो इस तरीके से उसने कौन सी सिद्धांत या फिर कौन सी चीज सीखी है, एकोमोडेशन या फिर समायोजन की प्रक्रिया को सीखा है। तो इस तरीके से पियाजे ने कहा कि दो तरीके से बच्चा ज्ञान का निर्माण करता है, एक आत्मसातकरण करके पहले की नॉलेज को नई नॉलेज के साथ जोड़ करके सीखता है, दूसरा उन्होंने कहा कि बच्चा जो ज्ञान का निर्माण है वो किस तरीके से करता है, समायोजन करके, मतलब कि प्रीवियस नॉलेज में बदलाव ला करके और नई नॉलेज को रचना करता है या नई नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करता है अपने माइंड में। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। जो एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, ये दोनों क्या है, पार्ट है एडाप्टेशन के। तो इस तरीके से सीधे क्वेश्चन सीटेट में भी पूछे गए और लास्ट टाइम केवीएस में भी 5-6 शिफ्ट में ये क्वेश्चन डायरेक्ट उठा करके पूछे गए थे। तो अब देखते हैं स्टेजेस क्या ही पियाजे की थ्योरी की। अब बात करते हैं स्टेज थ्योरी की। स्टेज थ्योरी मतलब कि अवस्था का सिद्धांत। ये आपका एक एक जो स्टेज है वो सारी की सारी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पियाजे की थ्योरी की। ये मतलब लगभग जितने ही इनकी स्टेजेस हैं, हर स्टेजेस से क्वेश्चंस डायरेक्ट बन करके, इनडायरेक्ट बन करके पूछे ही जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली स्टेज की, जो कि है सेंसरी मोटर स्टेज या फिर संवेदी पेशीय अवस्था। ये जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको कहते हैं सेंसरी मोटर या संवेदी पेशीय अवस्था। अगर इसको और एग्जैक्ट और एक्यूरेट देखें तो फिर क्या हो जाएगा, जन्म से लेकर के जो 18 महीने मान लीजिए या फिर 24 महीने, जन्म से लेकर के 18 महीने तक का जो समय है या फिर 24 महीने तक का जो समय है उसको संवेदी पेशीय अवस्था कहते हैं। या फिर अगर आपको माइंड में रखने के लिए, मेमोराइज करने के लिए चाहिए तो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था संवेदी पेशीय अवस्था कही जाती है सिंपली। उसके बाद बात करते हैं जो ये स्टेज होती है संवेदी पेशीय अवस्था होती है, नाम से ही सेंसरी मोटर। इसमें बच्चे का जो सीखना होता है, जो ज्ञान का निर्माण होता है, वो किस तरीके से बच्चा जब भी पियाजे की बात हो तो पियाजे का मतलब एक चीज याद रखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, मतलब कि ज्ञान का जो निर्माण है वो बच्चा खुद करता है।
पहला ये पॉइंट याद रखिए, ज्ञान का निर्माण बच्चा खुद करता है सक्रिय होकर के। और दूसरी चीज क्या है कि बच्चा अपने इन्वायरमेंट को, मतलब कि अपने वातावरण को खुद से ही एक्सप्लोर करके सीखता है। तो कह सकते हैं कि जो संवेदी पेशी अवस्था में है वो बच्चे का जो एक्सप्लोरेशन है एनवायरनमेंट का, मतलब कि वातावरण को जानने का तरीका है, वो दो चीजों के थ्रू होता है। एक मोटर एक्टिविटीज के थ्रू, मतलब कि शरीर के जो एक्शन है, हाथ पैर चलाना, मुंह चलाना, बोलते मतलब सॉरी बोलते रहना कह रही हूँ, मोटर एक्टिविटीज मतलब हाथ पैर चलाना या फिर रोना चिल्लाना, ये सारी चीजें करना। तो पहली चीज जो संसार का जो नॉलेज है या संसार को एक्सप्लोर करना है, नॉलेज का कंस्ट्रक्शन की चीज है, वो या तो मोटर एक्टिविटीज के थ्रू करते हैं या तो सेंसरी इंप्रेशंस या फिर संवेदीय प्रभाव की तरह करते हैं। मतलब कि जब भी बच्चे के ज्ञान का निर्माण इंद्रियों के थ्रू होता है, सेंसेस के थ्रू होता है, आंख नाक हाथ पैर, तो जब इन सब चीजों के थ्रू होता है तो वो किसकी बात हो रही है, संवेदी पेशी अवस्था की बात हो रही है। ठीक है, इसमें बच्चा धीरे धीरे ये समझ जाता है जो कॉज एंड इफेक्ट लॉ है, जो कार्य एंड कारण का जो प्रभाव है, मतलब ये जो नियम होता है, उस नियम को धीरे धीरे बच्चा समझ जाता है। कैसे समझ जाता है, वर्ड से लग रहा है ये तो बहुत टफ चीज है, ये बच्चा 2 वर्ष की उम्र में कैसे सीख जाता है? इसलिए क्योंकि बच्चा समझ जाता है, हल्का से अगर वो अपने पैर का मूवमेंट करता है और पैर के मूवमेंट के साथ जो आसपास रखी कोई टॉय है या कोई भी चीज है वो भी साथ में मूव करने लगती है, मूवमेंट उसमें भी होने लगता है, तो बच्चा समझ जाता है कि मेरे किसी ना किसी तरीके के एक्शन करने से उसका कुछ ना कुछ प्रभाव होगा। जैसे कि बच्चा रोने लगता है तो माँ उसको दूध ला करके दे देगी, या फिर बच्चा रोने लगता है तो माँ उसको चुप कराने लगती है। तो इसका मतलब बच्चा समझ जाता है कि जब कोई भी एक्शन किया जाता है तो उसका कोई ना कोई इफेक्ट जो है, प्रभाव जो है वो एनवायरनमेंट पर पड़ता है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि बच्चा समझ जाता है कि उसके खुद के जो एक्शंस हैं, उसके खुद के एक्शंस हैं और एक्सटर्नल वर्ल्ड जो बाहरी दुनिया है, वो समझ जाता है कि एक्सटर्नल वर्ल्ड और उसके एक्शंस के बीच में रिलेशनशिप होती है, रिलेशनशिप होती है। मतलब कि अगर मैं कुछ ना कुछ एक्शन कर रहा हूं तो उसका प्रभाव बाहरी दुनिया पे पड़ेगा। अगर मैं पैर हिला रहा हूं तो मेरे पैर के मूवमेंट से आसपास अगर कोई चीज रखी हुई है तो वो गिर जाएगी, या फिर मेरे रोने से मम्मी मुझे चुप कराने आएंगी। तो ये कॉज एंड इफेक्ट का जो रिलेशन है वो बच्चा संवेदी पेशी अवस्था में सीख जाता है। अब जब बच्चा स्टार्टिंग का 4-5 महीने का होता है, 6-7 महीने का होता है, तो वो समझता है कि जो चीजें उसकी आंखों के सामने नहीं है वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो चीज खत्म हो गई है। अगर मान लीजिए उसने अभी कोई चीज देखी है और उसके नजर से, उसके आंखों के सामने से आप उसको हटा दीजिए, छुपा लीजिए, तो वो समझेगा वो चीज गायब हो गई या वो चीज है ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा 8 से 9 महीने का होता है, 8-9 मंथ्स का होता है, तो उसके अंदर वस्त स्थायित्व की जो क्वालिटी है वो आ जाती है। मतलब वो समझ जाता है कि कोई चीज अगर आंखों के सामने प्रेजेंट नहीं है तो जरूरी नहीं है कि वो कहीं मूर्त रूप में उपस्थित ना हो। मतलब अगर बच्चे का कोई खिलौना खो जाता है, खोने के बाद उसकी मेंटल इमेज, मतलब जब खिलौना खो गया, खोने के बाद अगर वो इधर उधर कहीं ढूंढने की कोशिश करने लगेगा कि हो सकता है उसका खिलौना मिल जाए, मतलब कि वो उसी तरीके की कोई चीज देखेगा तो वो समझ जाएगा कि वो उसका खिलौना है। मतलब अगर नॉर्मली समझे, ओवरऑल वस्तु स्थायित्व की बात करें तो बच्चे इतना समझते हैं जब 8-9 महीने के पहले वो के होते हैं, तब उनको ये समझ में आता है जब उनके सामने कोई चीज नहीं तो वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। वस्तु स्थायित्व मतलब उनको समझ में आ जाता है जरूरी नहीं है कि जो चीज आंखों के सामने नहीं है वो चीज प्रेजेंट ही नहीं है या फिर एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो ये आपका जो संवेदी पेशी अवस्था है, इसमें आपकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आती है? पहली आती है कि कॉज एंड इफेक्ट की जो लॉ है वो थोड़ा बहुत समझने लग जाते हैं बच्चे, इंद्रियों के थ्रू समझते हैं, और वस्त स्थायित्व का गुण 8 से 9 महीने के अंदर बच्चे में आ जाता है। दूसरी बात करते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज की या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। ये होती है आपकी 2 से 7 साल की। 2 से जो 7 साल का समय है उसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इसको आपकी ये जो NIOS की बुक में, उसमें आपको इसको डिवाइड करके भी बताया गया है कि जो 2 से 4 साल का समय होता है वो प्री कॉन्क्रीट स्टेज
प्री कॉन्क्रीट स्टेज कहते हैं। जो 2 से 4 साल का समय उसको प्री कॉन्क्रीट स्टेज कहते हैं, और जो 4 से 7 साल का समय है उसको इंट्यूटिव स्टेज कहते हैं। इंट्यूटिव स्टेज, ठीक है। पर ये आपका बस स्टेज के हिसाब से उसको ध्यान रखिए। 2 से 4 साल का समय प्री कॉन्क्रीट स्टेज और 4 से 7 इंट्यूटिव स्टेज। बाकी इसमें आपको याद करने की या रखने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मतलब कि जो 2 से 7 वर्ष का बच्चा है उसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं, बच्चा जब 2 साल का होता है या फिर लगभग जो ये एंड होता है सेंसरी स्टेज का, सेंसरी मोटर स्टेज का, उसके खत्म होते होते बच्चे के अंदर एक क्वालिटी आ जाती है कि उसके आसपास कोई इवेंट हो रहा हो या कोई वस्तु हो, उसकी वो मेंटल इमेज बना सकता है। मतलब कि मानसिक रूप से उस चीज के बारे में सोच सकता है कि इस तरीके की कोई चीज जो थी वो है, एग्जिस्ट करती है। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी वस्तु की मेंटल इमेज इस एज में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में डेवलप होने लगती है। मेंटल इमेज क्योंकि डेवलप हो रही है तो इसका मतलब थोड़ी थोड़ी उनकी थिंकिंग जो है वो भी डेवलप हो रही है, और थिंकिंग डेवलप हो रही है मतलब कि बच्चे के अंदर भाषा का भी धीरे धीरे विकास मानसिक रूप से होने लगा है। अब बच्चे के अंदर थिंकिंग तो डेवलप होती है, लेकिन किस तरह की? इलॉजिकल। उनकी जो भी बातें होती हैं वो बिना सिर पैर की होती हैं, अतार्किक होती हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं होता है, लेकिन वो सोच सकते हैं। थिंकिंग इलॉजिकल होगी लेकिन वो सोचने की जो प्रोसेस है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर आ जाती है। तो पहली चीज, ऑब्जेक्ट्स की मेंटल इमेज बनाना सीख जाते हैं, थिंकिंग करना सीख जाते हैं, लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है वो शुरुआत हो जाती है प्री ऑपरेशनल स्टेज से, और वो इलॉजिकल थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी चीज क्या है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सिंबॉलिक प्ले, मतलब प्रतीकात्मक खेल की भी विशेषता प्री ऑपरेशनल स्टेज में देखी जाती है। मतलब कि बच्चे के पास अगर कोई पेंसिल है तो वो उस पेंसिल को क्या करेगा? रॉकेट समझ के उसके साथ खेलना स्टार्ट कर देगा। वो कैसा सपोज कर रहा है? पेंसिल को रॉकेट की तरह सपोज कर रहा है, और रॉकेट की तरह सपोज करके उसको फेंकेगा, और जैसे रॉकेट उड़ता है वो उसी हिसाब से इमेजिन करेगा कि जो ये पेंसिल है वो रॉकेट की तरह उड़ रही है। मतलब कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होती हैं इसको आप 2 तरीके से समझिए। पहला चीज, इसको सिंबॉलिक प्ले भी कह सकते हैं, और दूसरा इसको एनिमिज्म भी कह सकते हैं, जीववाद भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि पेंसिल तो नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। पेंसिल क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। इसके साथ वो रॉकेट समझ के या बैडमिंटन समझ के अगर खेल रहा है तो उसके साथ सिंबॉलिक प्ले कर रहा है। लेकिन अगर आसपास कोई चीज पड़ी हुई है और अगर उसका रॉकेट टूट जाता है तो उसको ऐसी फीलिंग आएगी कि रॉकेट को चोट लग गई या फिर रॉकेट को दर्द हो रहा है। तो इसका मतलब उसके अंदर वो हर एक चीज को लिविंग थिंग्स की तरह ट्रीट करता है। उसको लगता है हर एक चीज जो है उसको चोट लगती है तो उसको पेन फील होता है। मतलब जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं वो उसको लगता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी होती हैं। जब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाने लगे तब इसी को एनिमिज्म या फिर जीववाद कहा जाता है। तो इन्होंने क्या कहा था पियाजे ने कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में सिंबॉलिक प्ले और एनिमिज्म, प्रतीकात्मक खेल और जीववाद, ये दोनों जो विशेषताएं होती हैं वो बच्चों में देखी जाती हैं। एक चीज और है इगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रित। ये जो विशेषता है ये भी प्री ऑपरेशनल स्टेज में पाई जाती है। मतलब बच्चे की जो सोचने की प्रक्रिया है वो सिर्फ अपने आसपास अपने ही चीजों से होकर के चारों तरफ घूमती है। मतलब कि उसको ऐसा लगेगा कि एक मान लीजिए 2nd क्लास की बच्ची है या फिर 1st क्लास का कोई बच्चा है, वो क्या करेगा? वो कहेगा कि मेरी बहन जो है, मतलब मेरी एक बहन है, 2 बहनें हैं, 2 सिस्टर्स हैं, मान लीजिए छोटी वाली जो सिस्टर है वो कहेगी मेरे तो एक बहन है लेकिन मेरी बहन की कोई छोटी बहन नहीं है। मतलब कि वो जो सोच रही है वो अपने ऊपर रख करके बस सोच रही है कि मेरी एक बहन है। ये नहीं सोच रही है कि अगर मेरी एक सिस्टर है तो उसकी सिस्टर मैं हुई और तो फिर उसकी सिस्टर मैं हूं। मतलब समझिए ऐसे 2 सिस्टर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। वो अपने आप को केंद्र में रख करके सोच रही है कि मेरी ये बहन है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं। उसकी जो भी थिंकिंग प्रोसेस चल रही है वो सिर्फ खुद को सेंटर में रख करके चलेगी। वो सिर्फ खुद को सोच करके ही जो वर्ल्ड है उसके हिसाब से अपने ज्ञान का निर्माण करेगी। मतलब जो अहम केंद्रितता वाली क्वालिटी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स है,
वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में देखी जाती है। इसके अलावा इस स्टेज में अपल्टावी इरिवर्सिबिलिटी भी होती है, जैसे कि 4 + 6 = 6 + 4 होता है, ये बच्चा नहीं समझ पाएगा। अगर 4 + 6 उसको बता दिया जाए कि 10 होता है, फिर कहा जाए 6 + 4 कितना होता है, तो वो ये नहीं समझ पाएगी कि सेम ही चीज तो है, चाहे 4 + 6 करो चाहे 6 + 4 करो, तो इसका वो पलट करके उसका कैलकुलेशन नहीं कर सकती। मतलब अपल्टावी इरिवर्सिबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स भी प्री ऑपरेशनल स्टेज में देखी जाती है। फिर है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें जो ये सीरिएशन है, कंजर्वेशन है, रिवर्सिबिलिटी है, लॉजिकल रीजनिंग है, ये सारी चीजों की जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आ जाती हैं। सीरिएशन मतलब 1 2 3 4, या फिर अगर किसी चीज को कहा जाए कि ऊपर से नीचे की तरफ अरेंज करो, तो वो ऊपर भी जानती है नीचे भी जानती है, तो एक लाइन वाइज सीरीज में उस चीज को अरेंज करना सीख जाएगा। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में जो श्रृंखला है या फिर सीरिएशन की क्वालिटी है वो बच्चे में आ जाती है। कंजर्वेशन का जो गुण है वो भी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है। मतलब कि जैसे अगर हम उससे कहें, मान लीजिए क्ले का मिट्टी से कोई टॉय बनाया हमने, कोई 2 टॉय थे जो मिट्टी के थे, अब उन दोनों टॉय को मिला करके कोई एक नया टॉय बना दिया, कोई नया खिलौना बना दिया, और उनसे पूछा जाए कि अब इसमें पहले के मुकाबले ज्यादा मिट्टी है या फिर कम मिट्टी है, तो वो समझ नहीं पाएंगे। उनको लगेगा जैसे मान लीजिए एक छोटा टॉय था, ये 2 छोटे टॉयज हैं, इन दोनों से मिलकर के एक बड़ा टॉय बना दिया गया। अब उनको ये नहीं समझ में आएगा इन दोनों से मिलकर के, दोनों की क्वांटिटी से मिलकर के ये क्वांटिटी का जो टॉय है वो बना है, वो इस चीज को नहीं समझ पाएंगे। उनको ऐसा लगेगा कि ये वाला टॉय जो है उसके लिए और ज्यादा क्ले की जरूरत पड़ी है या फिर और ज्यादा मिट्टी इसमें लगी है। मतलब कि कंजर्वेशन की जो संरक्षण का गुण है वो प्री ऑपरेशन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, सॉरी, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसमें नहीं डेवलप हुई रहती है और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में डेवलप हो जाती है। सीटेट में जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर केवीएस में भी जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट टाइम, वो इस तरीके से नहीं पूछा गया था कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। इस तरीके से पूछा गया था कि सीरिएशन, कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी, ये सारे जो गुण हैं वो क्या प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में पाए जाते हैं या फिर इनकी शुरुआत कब होती है। तो जब 2 से 7 वर्ष का ये है, तो लगभग 6 से 7 वर्ष में ये सारे कॉन्सेप्ट्स बच्चे के डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। और पूरे तरीके से डेवलप कब होते हैं? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल तक है और 7 से 11 वर्ष तक का जो समय है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है। फॉर्मल, और इसमें एक चीज और है कि बच्चे मूर्त चीजों पे थिंकिंग करना सीख जाते हैं। उनकी जो लॉजिकल थिंकिंग है उसका डेवलपमेंट इस स्टेज में हो जाता है, लेकिन लॉजिकल थिंकिंग सिर्फ मूर्त चीजें जो उनके सामने प्रेजेंट है सिर्फ उन्हीं चीजों पे कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है इस चीज में लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है। अब इसके अलावा इसमें थी कि मूर्त रूप से बच्चा सोच सकता है, लेकिन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा मूर्त अमूर्त हर एक तरीके से, कोई चीज अगर नहीं भी एग्जिस्ट करती है उन चीज के बारे में, चाहे वो आइडियाज हो चाहे ऑब्जेक्ट्स हो, उन सब चीज के बारे में बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में सीख सकता है। अब अगर इस एज में बच्चे की जो ये अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, अगर डेवलप हो जाती है तो यहीं से बच्चे साइंटिस्ट वगैरह निकलते हैं। साइंटिस्ट का मतलब क्या है? कोई चीज जो एग्जिस्ट नहीं कर रही है वो उस चीज का इन्वेंशन कर रहा है। मतलब कि वो जो चीज प्रेजेंट नहीं है उस चीज का भी कॉन्सेप्ट उसके माइंड में डेवलप हुआ, उस चीज का आइडिया उसके माइंड में डेवलप हुआ, तभी उसने वो चीज करके दिखाई। मतलब कि अगर जिसके अंदर फॉर्मल ऑपरेशनल जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डेवलप हो जाएंगी, तभी कहेंगे कि पूरी तरीके से कॉग्निटिव डेवलपमेंट उस बच्चे का हुआ। और ये भी पियाजे ने वो बात बोली है कि जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चे के अंदर इस लेवल पे सारी की सारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाए। हो सकता है फॉर्मल ऑपरेशनल में आने के बाद भी जो 11 से 15 वर्ष का बच्चा है उसके अंदर 11 से 15 वर्ष के होने के बाद भी वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल तक का ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसके हो। तो इन्होंने एक मतलब ओवरऑल बताया कि इतनी स्टेजेस तक, मतलब कि 15 वर्ष तक लगभग इतना कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे का हो जाता है। तो कह सकते हैं इसमें कौन कौन सी विशेषताएं? अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, इंटर प्रोपोजिशनल थिंकिंग, ये सारी चीजें किसी में डेवलप हो जाती हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये थी आपकी स्टेज थ्योरी पियाजे की।
अब कल की क्लास में हम वाइगॉत्स्की की थ्योरी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।